Hello everyone, Pabedam classes welcome you all. So let's start today's lecture, that is system approach. After we have studied classical approach, human relation approach, behavioral approach, and then last one is a system approach in which we mainly focus on open system model and closed system model, which is the very most important topic for UGC NET public administration. अगर आप इसको अच्छे से टॉपिक को समझ लिए तो आपका 6 to 8 मार्क्स कहीं नहीं गया है इस टॉपिक से। मतलब एक बहुत ही क्या है, जो हम अब तक सारे अप्रोचेस पढ़े आए, क्लासिकल अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, इस सब का जो आउटकम्स है सारे का मिला के एक जो अप्रोच बना है वो हमारा सिस्टम अप्रोच है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक मॉडर्न कंसेप्ट अप्रोच है। तो इस टॉपिक से आप 3 या 4 मार्क क्वेश्चन आएंगे जो कि 6 या 8 मार्क्स हो जाएंगे आपके। So please with me with full concentration. So let's start class, that is system approach. So anyone can answer what is system? In general, I'm not asking related to public administration, but in general, what is mean of system? Whatever you analyze, you remember, just reply in your minds. अगर जनरली आप देखो, अगर सोचो तो क्या होता है, अगर हम सिस्टम को डिफाइन करें अपने वर्ड में तो होता है ए सेट ऑफ आइडियाज आर रूल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग समथिंग, द पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग। मीन्स हिंदी में अगर इसको देखो तो विचारों या नियमों की व्यवस्था, कुछ करने की विशिष्ट रीति या प्रणाली। एंड वी हैव से दैट इन आवर डेली लाइफ, लाइक द एजुकेशन सिस्टम, वी हैव न्यू कंप्यूटराइज सिस्टम इन द लाइब्रेरी, लाइक दिस वी यूज सिस्टम। और आजकल तो बहुत वर्ड यूज होता है कि सिस्टम में गड़बड़ी है, तो इस सब चीज आप बहुत ही ज्यादा यूज करते होंगे। बट आज हम सिस्टम अप्रोच को ऑर्गेनाइजेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे रिलेट है, इसके क्या क्या अप्रोचेस है, उसको हम अच्छे से समझते हैं। सो वेबस्टर डिफाइंड अ सिस्टम। देखिए जो स्कॉलर है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर है। देखिए बेसिकली क्या होगा, इनका स्टेटमेंट है यहाँ से यहाँ तक, तो ये दे देगा और पूछेगा ये स्टेटमेंट किसका है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट्स के लिए। सो वेबस्टर डिफाइंड अ सिस्टम एज ए सेट और अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स सो रिलेटेड आर कनेक्टेड एज टू फॉर्म अ यूनिटी और ऑर्गेनिक होल। मीन्स दैट सिस्टम क्या है, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स है कि वो ऐसा इस प्रकार से अरेंज होंगे या एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे कि वो एक फॉर्म ऑफ यूनिटी या कोई एक ऑर्गेनिक बना लेंगे। And Talcott person defined a system as the concept that referred both to a complex or interdependencies between parts, components, and process that involves discernible regularities of relationship and to a similar type of interdependency between such a complex and its surrounding environment. देखिए टॉलकोट पर्सन ने क्या बताया कि बेसिकली सिस्टम को बताया कि उसमें क्या है, कुछ अपने पार्ट्स होंगे और वो पार्ट एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, और एक पूरा ये सराउंडिंग से क्या होंगे, इंटरेक्ट होते रहेंगे, एक दूसरे पे क्या होंगे, डिपेंड होंगे। तो ये हमारा पूरा सिस्टम को, अगर हम पूरे चीज को एक सिस्टम में अरेंज करें और कंक्लूड करें तो हमारा वो जो निकलेगा वो क्या होगा, सिस्टम होगा। इन सिंपल वर्ड अगर आप समझना चाहे सिस्टम में, तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम एक ब्रॉड व्यू है, एक मतलब, और उसके अंदर क्या होंगे, हमारे पार्ट्स होंगे, छोटे छोटे पार्ट्स होंगे। वो पार्ट को वहाँ पे एक प्रोसेस होगा, एक इंटरेक्शन मैकेनिज्म होगा, और उसका एक आउटकम होगा, उसमें एक फीडबैक लूप सिस्टम होगा। तो मीन्स दैट ये छोटे छोटे जो पार्ट्स होंगे वो दूसरे दूसरे से आपस में क्या होंगे, इंटरेक्ट होंगे और कुछ आउटपुट निकालेंगे। तो उस अगर सब सारे को क्या करें, हम एक में कंबाइन करें तो जो बनेगा वो हमारा क्या होगा, सिस्टम होगा। एंड अकॉर्डिंग टू रमेश के अरोरा, देखिए रमेश के अरोरा जी ने क्या बताया है कि द कंसेप्ट ऑफ सिस्टम इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ, जो सिस्टम है, कंसेप्ट ऑफ सिस्टम जो है वो स्टडी करता है किस किस चीज का। देखिए द पार्ट्स ऑफ सिस्टम, देखिए जो मैंने बताया कि सिस्टम में क्या होंगे, पार्ट्स होंगे, तो जो उन पार्ट्स के बारे में स्टडी करेगा कि वो क्या क्या पार्ट है हमारे सिस्टम में। एंड देखिए जो हमारा उस पे पार्ट्स होंगे उनका स्टडी करना, एंड इंटरेक्शन अमॉन्ग सच पार्ट, और जो पार्ट होंगे उनके बीच किस टाइप से इंटरेक्शन हो रहा है उसके बारे में स्टडी करना। एंड इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स इन्वायरमेंट, और जो सिस्टम होगा हमारा उसके और उसके इन्वायरमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है उसके बीच स्टडी करना।
यही हमारा क्या है, कंसेप्ट ऑफ सिस्टम है, अकॉर्डिंग टू रमेश के अरोरा। नाउ सी, अ सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स ऑल हैविंग अ नंबर ऑफ पार्ट्स। देखिए अब मैंने बताया ना, जो क्या है सिस्टम है, यह कॉम्प्लेक्स है, मतलब ब्रॉड व्यू है, और क्या है वो नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं, उनमें सब सिस्टम्स होते हैं। और ये हमारा पूरा सिस्टम हो गया, इसके कुछ पार्ट्स होंगे छोटे छोटे, और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स वन है, तो उसको क्या बोलेंगे, सिस्टम। इसीलिए यहाँ लिखे बोला गया, सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स ऑल हैविंग अ नंबर ऑफ पार्ट्स एंड दीज पार्ट्स ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड सब सिस्टम। देखिए अभी मैंने जो बताया कि ये हमारा सिस्टम हो गया, और इस सिस्टम के क्या है, कुछ पार्ट्स हैं, और इन्हीं पार्ट को क्या बोलते हैं, सब सिस्टम। और जो कंसेप्ट हमारा है सिस्टम का, वो इन्हीं सब पार्ट को स्टडी करना, इन सब पार्ट के बीच में आपस में कैसा इंटरेक्शन है उसको स्टडी करना, और ये पूरे ऑर्गन सिस्टम को और उसके एक्सटर्नल इवेंट के बीच में कैसा इंटरेक्शन है उसको स्टडी करना, यही है हमारा क्या है, कंसेप्ट ऑफ सिस्टम है। अब देखिए जो चल रहा है सिस्टम कंसेप्ट अप्रोच, ये बेसिकली किसी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या कुछ ऐसे प्रोसेस के बारे में नहीं चल रहा है, ये बेसिकली हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चल रहा है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन भी एक हमारा क्या है, सिस्टम है। अभी बने रहिए, देखिए आगे आपको सब कुछ समझ में आएगा। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सब सिस्टम। अब आपको सब सिस्टम का कंसेप्ट समझ में आ गया कि जो सिस्टम के छोटे छोटे पार्ट्स होंगे उनको बोलेंगे हम सब सिस्टम। एंड ये जो सब सिस्टम का क्या होंगे, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होंगे, और उनका फंक्शनिंग एक दूसरे से इंटर रिलेट होगा, मतलब कि एक सिस्टम, सब सिस्टम का फंक्शन दूसरे सब सिस्टम के फंक्शन से क्या होगा, डिपेंड होगा। तो देखिए यही पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है, दिस सब सिस्टम आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट फॉर दियर फंक्शनिंग, दे इन टर्न कंट्रीब्यूट टू द फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम एज अ होल। और ये छोटे छोटे सिस्टम, सब सिस्टमों का जो फंक्शनिंग होगा वो कंट्रीब्यूट करेगा पूरे सिस्टम के फंक्शनिंग को, ऑल सिस्टम के फंक्शनिंग को। तो बेसिकली यहाँ पे आप अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर रियल एग्जांपल दूं, तो मान लीजिए आपका कोई डिपार्टमेंट है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होंगे। मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, टेक्निकल डिपार्टमेंट है, सुपरवाइजरी डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, सारा डिपार्टमेंट मान लीजिए आपको हो गया, और ये हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या हो गया, सिस्टम हो गया। ये छोटे छोटे जो डिपार्टमेंट होंगे वो क्या होंगे, सब सिस्टम होगा। और ये छोटे छोटे डिपार्टमेंट जो होंगे एक दूसरे पे डिपेंड होंगे, उनका फंक्शन एक दूसरे से डिपेंड होगा, कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कुछ करेगा तो उसका आउटपुट निकलेगा, टेक्निकल मतलब ऐसे डिपेंडेंट रहेगा। और उन सारों डिपार्टमेंट जो होंगे, मतलब सब सिस्टम होंगे, उनका फंक्शनिंग ऑल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल सिस्टम के फंक्शनिंग को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। These subsystems are interrelated and interdependent for their functioning. They in turn contribute to the functioning of the system as a whole. The system has a defined boundary through which it interacts with its environment. अब देखिए हमारा इस सिस्टम होगा, इसका क्या है, डिफाइंड बाउंड्री होगा, और उस बाउंड्री के थ्रू क्या करेगा, अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या होगा, इंटरेक्ट होगा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सिटीजन, जहाँ पे सारी सोसाइटीज हो गया, उससे हमारा क्या ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट हो रहा है। देखिए मैं इसको आपको एग्जांपल के साथ, ऑर्गेनाइजेशन जब भी आपका कंसेप्ट आएगा कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, प्रकार का सिस्टम है, बट आप लोग को थोड़ा सा कंसेप्ट ईजी हो जाए समझ में, इसलिए मैंने सिस्टम को ऑर्गेनाइजेशन से पहले ही रिलेट कर दे रहा हूँ। देखिए द सिस्टम हैज अ डिफाइंड बाउंड्री थ्रू विच इट इंटरेक्ट्स विथ इट्स इन्वायरमेंट, एंड दिस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड सुप्रा सिस्टम। देखिए यहाँ पे जो कुछ पॉइंट है जो आप लोगों को, देखिए हियर देयर आर सम कीवर्ड्स एंड यूनिक टर्म्स विच में कम इन योर एग्जाम, सो आई हैव हाईलाइटेड दीज ऑल द थिंग्स। सो पहला तो देखिए जो हमारा ये डेफिनेशन है सिस्टम का, उसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिए और नोट कर लीजिए। और किसने दिया, वेबस्टर ने दिया था। एंड सब सिस्टम का जो कंसेप्ट है उसको आप लोग नोट कर लीजिए, सब सिस्टम किसको बोलते हैं, एंड सुप्रा सिस्टम किसको बोलते हैं। देखिए आप बताता हूँ मैं सुप्रा सिस्टम किसको बोलते हैं। वीडियो देखिए आपको एग्जांपल से, देखिए ये हमारा क्या है, सिस्टम है, बेसिकली ये हमारा सिस्टम है, पूरा मीन्स दैट पूरा सिस्टम नहीं है, अभी मैंने यहाँ पे एक दिया है आपके बुक में। तो देखिए हमारा क्या है, सिस्टम है, इसका एक डिफाइंड बाउंड्री होगा, ठीक। ये हमारा मान लीजिए ये सिस्टम हो गया, इसका ये बाउंड्री हो गया, और ये इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है पूरा। तो ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है इसको क्या बोलते हैं, सुप्रा सिस्टम। और ये हमारा सिस्टम हो गया, और ये छोटे छोटे जो हैं हमारे सब सिस्टम्स हो गए।
तो यहाँ पे पॉइंट यही बताता है। तो इसमें आप लोग सब सिस्टम किसे बोलते हैं, सुप्रा सिस्टम किसे बोलते हैं, और सिस्टम का डेफिनेशन बाई वेबस्टर एंड टालकोट ने क्या क्या बताया उसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। देखिए दिस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड सुप्रा सिस्टम। और जो हमारा सिस्टम होगा इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या होगा, कंटिन्यूअस इंटरेक्ट होता रहेगा, और इसी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हम क्या बोलते हैं, सुप्रा सिस्टम। नाउ सी ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 5 बेसिक पार्ट। देखिए अब हम यहाँ पे जो हमारा कंसेप्ट आएगा कि जो सिस्टम होता है वो बेसिक उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसके एलिमेंट क्या क्या होते हैं। तो जो हमारा सिस्टम होता है वो बेसिकली 5 पार्ट्स कंटेन करता है, 5 पार्ट्स। और वो पार्ट्स हमारे क्या क्या हैं, A system consists of basic 5 parts, like one first input, process, output, feedback and environment। एंड मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कि जो हमारा सिस्टम के पार्ट्स होंगे बेसिकली यहाँ पे 5 पार्ट्स बताएं, वो 5 पार्ट्स क्या क्या होते हैं। सो पहला हमारा हो गया इनपुट, इनपुट एंड प्रोसेस, आउटपुट, feedback and external environment. These are the basic 5 elements or parts of the system। तो अब देखिए यहाँ पे जो इनपुट है उसका कुछ प्रोसेस होगा और उसका आउटपुट निकलेगा, आउटपुट का एक फीडबैक होगा, उसका लूप बनेगा, इनपुट में जाएगा फिर वो आउटपुट आएगा, और ये कंटिन्यूस अपने इन्वायरमेंट से क्या होंगे, इंटरेक्ट होते रहेंगे। तो बेसिकली अगर सारे को कंक्लूड करें तो हमारा क्या होगा, ये पार्ट्स हमारे हैं, सिस्टम के पार्ट्स हैं। एंड देखिए आपको लग रहा होगा कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, प्रोसेस क्या है, फीडबैक क्या है, इन्वायरमेंट क्या है। तो इसको अभी हम अब ऑर्गेनाइजेशन किसी एक रियल एग्जांपल से लेके आपको समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बट अभी जो बेसिक कंसेप्ट है उसके सिस्टम को उसको समझिए। सो देखिए ए सिस्टम रिसीव इनपुट फ्रॉम द इन्वायरमेंट। देखिए अब ये सारा सिस्टम क्या है, इन्वायरमेंट के अंदर ही तो है। तो हमारा क्या होगा, ये सिस्टम क्या करेगा, इनपुट कहाँ से रिसीव करेगा, इन्वायरमेंट को, उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और एक आउटपुट देगा। और आउटपुट किसको देगा, इन्वायरमेंट को ही आउटपुट देगा। फिर इन्वायरमेंट से इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा, आउटपुट देगा। कंटिन्यूअस प्रोसेस लगा रहेगा और उसमें फीडबैक भी देता रहेगा कंटिन्यूअसली कि क्या क्या मतलब कमियां हैं, उसको फिर से क्या करो, इंप्रूव करो और फिर से आउटपुट दो। तो बेसिकली यही कंसेप्ट है यहाँ पे पूरा जो लाइन बता रहा है। तो देखिए सिस्टम रिसीव इनपुट फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड सेंड्स आउटपुट इनटू द इन्वायरमेंट एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस थ्रूपुट इसको बोलते हैं। जो ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस थ्रूपुट बोलते हैं। फर्दर ए सिस्टम आल्सो एडजस्ट इटसेल्फ कंटिन्यूअसली टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ the environment. This is facilitated by the feedback mechanism. Thus, there is a balance between the system and its environment. अब देखिए जो इसके कहने का मतलब है कि देखिए जो हमारा सिस्टम होता है वो इन्वायरमेंट से ही क्या करेगा, इनपुट लेगा और उसको एक देखिए जो सारा पैरा इसका मैं आपको इजी वे में एक्सप्लेन करता हूँ कि देखिए जो हमारा सिस्टम होगा वो क्या करेगा, इन्वायरमेंट से पहले तो इनपुट लेगा, फिर उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा थ्रूपुट, देन क्या होगा, आउटपुट देगा, किसको, इन्वायरमेंट को ही आउटपुट देगा। और एक क्या चलेगा, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहेगा। बट क्या होगा कि हमारा जो सिस्टम क्या होता है उसको बैलेंस बनाने के लिए, इन्वायरमेंट के साथ बैलेंस बनाने के लिए अपने आप को एडजस्ट भी करना है इन्वायरमेंट में। तो उसको क्या करेगा, एक कंटिन्यूअस फीडबैक देता रहेगा, आउटपुट क्या आया है और इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एक फीडबैक देता रहेगा इनपुट को, ताकि अपना सिस्टम फिर से इन्वायरमेंट के एडजस्ट करता रहे अकॉर्डिंग, अपने आप को बैलेंस भी बनाने के लिए। तो यहाँ इसलिए फीडबैक जरूरी है। नाउ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सिस्टम आर ऑफ 2 कैटेगरीज। अब देखिए जो हमारा आज का जो कंसेप्ट है ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम, वही बताया गया कि जो सिस्टम के 2 कैटेगरीज होते हैं। पहला हमारा है ओपन सिस्टम एंड सेकेंड वन इज अ क्लोज सिस्टम। यही दो आज हमारा 2 बेसिक कंसेप्ट आज हम एक्सप्लेन करेंगे, फोकस है आज का हमारे टॉपिक का। सो सिस्टम आर ऑफ 2 कैटेगरीज, दैट इज ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। देखिए अब ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम कौन सा है हमारा, देखिए सोशल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम जो है हमारा वो क्या है, ओपन सिस्टम, वाइल मैकेनिकल एंड फिजिकल सिस्टम आर क्लोज सिस्टम। एंड ओपन सिस्टम हैव अ प्रीएमेबल बाउंड्रीज एंड आर इन कांस्टेंट इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट। एंड नाउ एक्सप्लेन द ओपन सिस्टम। Open system have a preamble boundaries and are in constant interaction with their environment. In contrast, closed system have a
इम्प्रीमेबल बाउंड्रीज। देखिए जो हमारा ओपन सिस्टम होगा उसमें क्या होगा, परमिएबल बाउंड्रीज होगा, परमिएबल बाउंड्रीज, एंड वाइल इन क्लोज सिस्टम इम्परमिएबल बाउंड्रीज होगा, एंड डू नॉट इंटरेक्ट विद दियर इन्वायरमेंट। जो हमारा देखिए जो ओपन सिस्टम होगा उसका परमिएबल बाउंड्रीज होगा और अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या होगा, इंटरेक्ट होता रहेगा। बट हमारा जो क्लोज सिस्टम होगा उसका इनपरमिएबल बाउंड्रीज है और वो अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या होगा, इंटरेक्ट नहीं होगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। And now open system develop through greater internal differentiation, specialization and elaborations and move towards the high level of organizations, and where closed system on the other hand move toward disorder, disorganizations and self destruction, that is पॉजिटिव इंट्रोपी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए पॉजिटिव इंट्रोपी। अभी पॉजिटिव इंट्रोपी क्या होता है मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, बट ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि जो हमारा क्लोज सिस्टम है वो क्या है, पॉजिटिव इंट्रोपी को बताता है। देखिए पहले जो इंट्रोपी क्या था उसको समझिए। जो इंट्रोपी क्या है, ए वे ऑफ मेजरिंग द अमाउंट ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट और एब्सेंट इन अ सिस्टम। मतलब कि किसी प्रणाली में मौजूद या अनुपस्थित नियम को मापने का तरीका एक होता है इंट्रोपी। तो और पॉजिटिव इंट्रोपी है। सो हमारा जो क्लोज सिस्टम है उसको पॉजिटिव इंट्रोपी बताया, क्योंकि यहाँ पे जो डिसइंटीग्रेशन है उसको जो मापा गया वो उसमें क्या होगा, पॉजिटिवनेस होगा, वहाँ पे मतलब डिसऑर्डर वगैरह रहेगा, इसीलिए क्लोज सिस्टम को क्या बोला, पॉजिटिव इंट्रोपी। और हमारा जो ओपन सिस्टम होगा वो निगेटिव इंट्रोपी होगा, वहाँ पे डिसऑर्डर वगैरह नहीं है। सो देर आर अदर कंसेप्ट एसोसिएटेड विथ अ सिस्टम। देखिए अब सिस्टम से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है उसको समझिए पहले। देखिए इसमें जो कुछ कंसेप्ट है अभी ये जो पैरा आएगा उस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे यूनिक टर्म यूज किए गए हैं जिसका मीनिंग कुछ ब्रॉड लेवल में है और उसको हम शॉर्ट में यहाँ लिखा गया, जैसे सिनरिज्म, होम्योस्टेटिस, होम्योस्टेसिस, साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, इक्विफाइनलिटी, इंट्रोपी। ये सब देखिए क्या है बेसिकली, अगर बुक उठा के पढ़िए, अगर बुक में आपको कुछ ऐसे यूनिक वर्ड आ रहे हैं तो लोग उसका मतलब आप लोग अच्छे से समझिए और एग्जाम में वही पॉइंट आते हैं, क्योंकि कुछ वो यूनिक है तो तभी तो पूछता है। और एग्जाम में ऐसा नहीं सिंपल पूछ दे, कुछ यूनिक चीजें ही तो पूछी जाती है। इसलिए अगर आप बुक पढ़ो, अगर बुक में कुछ यूनिक वर्ड आ रहे हैं तो उसको पक्का उसका मतलब आप समझो और उसको याद करो, और किस कंसेप्ट में वो रेफरेंस में यूज हुआ है उसको आप समझिए, क्योंकि एग्जाम में देखिए लेवल तो थोड़ा हाई रहेगा, तो इसीलिए सिंपल वर्ड तो सबको पता है कि ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम क्या है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, सब तो जब इजी बनेगा पेपर तब आएगा। बट अगर थोड़ा कंसेप्चुअल और थोड़ा हार्ड बनाना होगा तो ऐसे ही पूछ लेगा, साइबरनेटिक पूछ लेगा, उसका मतलब इधर दे देगा, 2-3 चीज़ों में लिख देगा क्या होता है, जैसे फीडबैक मैकेनिज्म है, ऐसे कुछ बता देगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, थोड़ा हार्ड लेवल का है, तो इसलिए जो यूनिक वर्ड्स यूज हुए हैं पैराग्राफ में उनमें बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, और रियलिटी है वही यूनिक जो वर्ड है उन्हीं का मतलब वही, उसी से रिलेटेड आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। सो जो देखिए अभी जो कंसेप्ट सिस्टम का कंसेप्ट है उसमें कुछ और अदर कंसेप्ट एसोसिएट करते हैं उससे, तो उसको एक एक के समझते हैं क्या होता है। सो जो पहला यहाँ पे हमारा कंसेप्ट है सिनोनिज्म, दैट इज होलिज्म। तो इसका क्या मतलब है, देखिए दिस इज द आइडिया दैट द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। इन एन ऑर्गेनाइजेशन द यूनिट वर्किंग टुगेदर प्रोड्यूस अ बेटर रिजल्ट देन दे वुड इफ दे ऑल वर्क इन आइसोलेशन। देखिए ये जो कंसेप्ट बताता है, जैसे हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, इसके पार्ट्स हैं, सब सिस्टम है, तो इन सारे सब सिस्टम का अगर हम ऑल कर दे, सम अप कर दें इफर्ट को, तो क्या होगा, बेटर होगा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेगा, बेटर परफॉर्मेंस देगा। अगर वो पार्ट्स हमारे जो है डिपार्टमेंट सेपरेटली अगर काम कर रहे हैं, उनके इफर्ट से अगर हम उनको सारों का क्या कर दें, कंबाइन करके उनका इफर्ट देखें तो क्या होगा, बेटर होगा। तो यही इसीलिए वर्ड यूज हुआ है होलिज्म, मीन्स दैट दिस रिफर टू दिस आइडिया दैट इज द ऑल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। इसको बोलते हैं होलिज्म और सिनरिज्म। बेसिकली ये इसीलिए जरूरी है कि देखिए हमारे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है वो क्या करेंगे, इफर्ट्स करेंगे, उनके इफर्ट्स को अगर हम कंबाइन, उन छोटे छोटे इफर्ट्सों को क्या करें, सम अप करें, तो हमारा क्या होगा, एक बेटर रिजल्ट होगा देन अगर वही एक सेम डिपार्टमेंट अपना आउटपुट दे रहा है तो। एंड सेकेंड वन इज होम्योस्टेसिस, दैट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब इसका क्या मतलब होता है, दिस रिफर टू अ सिस्टम्स एबिलिटी टू मेंटेन इंटरनल स्टेबिलिटी एंड बैलेंस
while responding to external change. It is like a thermostat for an organization, self-regulating to stay on a track. देखिए इन सिंपल वर्ड में अगर आपको समझना है कि होम्योस्टेसिस क्या है, तो इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मीन्स दैट हमारा ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो हमारा सिस्टम होगा, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, बैलेंस बनाया रहेगा। तो इस जो बेसिकली कैसे होता है, फीडबैक सिस्टम के द्वारा होता है। फीडबैक सिस्टम के द्वारा तुम्हारा क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि जो सिस्टम में कुछ इन्वायरमेंट पे कुछ चेंजेस होंगे, उस चेंजेस को के अकॉर्डिंग हमारा सिस्टम क्या होगा, अपने आप को भी अपडेट करता रहेगा, क्योंकि बैलेंस बनाए रखेगा ना। नहीं तो क्या होगा, हमारा सिस्टम एग्जिस्टेंस उसका क्या होगा, खत्म हो जाएगा, अगर वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट नहीं किया तो इसीलिए जो कंसेप्ट है, ये जो टर्म है होम्योस्टेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पूछेगा तो डायरेक्ट आपको ये दे देगा मैचिंग में, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ये सब कंफ्यूज मत होइएगा। एंड थर्ड वन इज साइबरनेटिक, दैट इज फीडबैक मैकेनिज्म। सो साइबरनेटिक क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल। ये क्या है, साइबरनेटिक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल है बेसिकली। एंड इट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम्स आउटपुट एंड यूजिंग इट टू एडजस्ट फ्यूचर एक्शन। देखिए बेसिकली साइबरनेटिक हमारा फीडबैक मैकेनिज्म से क्या है, बताता है। फीडबैक मैकेनिज्म से इसलिए बताता है कि बेसिकली जो इनपुट आएगा उसका क्या आउटपुट रहा है, और जो उस आउटपुट को क्या होगा, फिर से इनपुट को देगा, और इनपुट क्या करेगा, फ्यूचर एक्शन लेगा आउटपुट को एडजस्ट करने के लिए। तो इसीलिए फीडबैक मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, साइबरनेटिक्स बोलते हैं। बेसिकली ये क्या है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है एंड कंट्रोल है। कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल दोनों है, ओनली कम्युनिकेशन नहीं है। देखिए क्योंकि ये आउटपुट से ले रहा है इनपुट, और फिर से इनपुट को दे रहा है, मीन दैट एक डेटा दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हमारा आउटपुट को फिर से कैसे एडजस्ट किया जाए इन्वायरमेंट के इक्विलिब्रियम में। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं होम्योस्टेटिस आ रहा है तो वहाँ फीडबैक आप मार दे रहे हैं, नहीं। फीडबैक अगर आएगा तो साइबरनेटिक आएगा, होम्योस्टेसिस रहेगा तो हमारा इक्विलिब्रियम रहेगा। एंड फोर्थ वन इज ऑर्गेनिज्म दैट इज कोहेसिवनेस। देखिए इतना ही जो इसमें दिया है ना, इतना ही आपको पूछेगा मैचिंग में। ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, अदर कॉलम में दे देगा कोहेसिवनेस। तो इससे आप क्या समझते हैं, देखिए जो हमारा सिस्टम होता है वो क्या होता है, उसमें इनपुट आउटपुट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। वो सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, और एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, एक दूसरे के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रोसेस में डाले रखते हैं। तो वही बेसिकली क्या होता है, ऑर्गेनिज्म बोला गया है इसको। दिस व्यूज एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट एज अ रिगिड मशीन बट एज अ लिविंग एंटिटी वेयर ऑल पार्ट्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड वर्क टुगेदर टू सर्वाइव। वही मैंने आपको बताया कि सारे जो डिपार्टमेंट होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होंगे, रिगिड नहीं होंगे, एक दूसरे के अकॉर्डिंग क्या होंगे, अपने आप को चेंज करते रहेंगे, प्रोसेस करते रहेंगे अपने आप को सर्वाइव करने के लिए इन्वायरमेंट में। तो इसीलिए उसको बोला गया ऑर्गेनिज्म, दैट इज कोहेसिवनेस। एंड फिफ्थ वन इज आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म मीन्स दैट इज अ सिमिलर प्रॉपर्टीज। अब आइसोमॉर्फिज्म मीन्स सिमिलर प्रॉपर्टीज होगा। This suggests that different type of system, biological, social or mechanical, often share a similar structure or principle of operation. That's why it is called similar properties. Isomorphism means similar properties. ये बेसिकली इसलिए यहाँ पे टर्म यूज किया गया है कि जो हमारा देखिए जो ओपन सिस्टम होगा या तो क्लोज सिस्टम होगा, उनमें क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर होगा उनका अपना अपना। तो क्या होगा, सिमिलरिटीज बताएगा, तो उनका भी स्ट्रक्चर है, उनका भी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, उनका भी सेम प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन होगा, उनका भी प्रिंसिपल ऑपरेशन होगा अपना अपना अकॉर्डिंग। तो इसीलिए क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म, दैट इज सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज होगा। एंड सिक्स वन इज इक्विफाइनलिटी दैट इज सिमिलर रिजल्ट। अब देखिए इक्विफाइनलिटी से ही आप लोग समझ जाएगा कि इक्विफाइनलिटी जो फाइनल में आएगा वो इक्वल होगा, मीन्स दैट सिमिलर रिजल्ट होगा। Means equifinality means this is the principle that a system can reach the same final stage or goal from different starting condition and by using different path. देखिए इक्विफाइनलिटी मीन्स इसलिए बताया गया है कि देखिए कोई भी सिस्टम हो, कोई भी अपना ऑर्गेनाइजेशन हो, क्या होगा, कोई भी पाथ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, बट वो फाइनल में क्या होगा, एक ही स्टेज में आएगा जो अपना रिजल्ट देगा, आउटपुट देगा। तो इसीलिए उनको बताया गया कि सिमिलर रिजल्ट, इक्विफाइनलिटी। एंड लास्ट वन इज एंट्रोपी। एंट्रोपी तो मैंने बता ही दिया कि मेजरमेंट सिस्टम है, दैट इज ए मेजरमेंट ऑफ द टेंडेंसी ऑफ अ सिस्टम टू डिसइंटीग्रेट मतलब उसमें देखिए डिसइंटीग्रेट को बताएगा, डिसऑर्डर, डिसइंटीग्रेट, डिस्ट्रक्शन, ये सब बताएगा।
तो एंट्रोपी क्या है? दिस इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस, मीन्स दैट उसमें डिसऑर्डर कितना है, रैंडमनेस कितना है। इसीलिए देखिए जो हमारा क्लोज सिस्टम है वो क्या है, बेसिकली डिस्ट्रक्टिव है, डिसऑर्डर है, तो इसीलिए उसको पॉजिटिव एंट्रोपी बोला गया। तो इसी और एंट्रोपी का यही मतलब होता है। नाउ कम टू द ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम। अब हमारा जो कंसेप्ट आया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन। अब जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, एक सिस्टम है, उसको समझते हैं। देखिए, organizations fall in the category of open system and shares all such a characteristic of discussed earlier। देखिए जो हमने अर्लियर ओपन सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक पढ़े कि उसके परमिएबल बाउंड्रीज होंगे, उनमें एक क्या होगा, हाई लेवल एफिशिएंसी को ऑब्टेन करेगा, एक उनमें ऑर्डर में सारे चीज होंगे, तो हमारा क्या होगा, ओपन सिस्टम हो गया। तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, ओपन सिस्टम को बताता है। और वो जो ओपन सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो अपने आप में क्या करता है, निहित करता है। And see, an organization as a social system consisting of various subsystem means parts means department as shown in figure। देखिए अभी मैं आप लोगों को जो फर्स्ट में एग्जांपल दिया था ऑर्गेनाइजेशन को लेकर कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होंगे, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। तो उस सारे डिपार्टमेंट का जो काम को क्या होगा, इंटीग्रेट होगा, होलिज्म। तो एक उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, आउटपुट गोल अचीव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। तो अब यही बताया गया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, एज अ सिस्टम है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को एज अ सिस्टम बता रहे हैं तो उसमें क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ सब पार्ट्स होंगे, सब सिस्टम्स होंगे। अब उसी सब सिस्टम को एक एक करके समझते हैं कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने सब सिस्टम है। क्यों? क्योंकि बेसिकली हमने यहाँ बताया कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, सिस्टम है। तो अगर सिस्टम है तो उसके क्या होंगे, सब पार्ट्स होंगे। सब पार्ट्स मीन्स डिपार्टमेंट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट। तो अब उन्हीं सब सिस्टम को क्या होंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। तो देखिए हमारा क्या है, ये हमारा आप सिस्टम है, मीन्स दैट ऑर्गेनाइजेशन है कोई। देखिए यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, ये आप हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई सिस्टम हो गया। ये हमारा उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारा कैसा हो सकता है, इकोनॉमिक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो सकता है, सोशियल कल्चर हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, टेक्निकल, कोई भी इन्वायरमेंट। मीन दैट हमारे आसपास जो सोसाइटी कैसा चल रहा है, तो वहाँ पे सब कुछ होगा। ऐसा तो नहीं कि इन्वायरमेंट में एक ही चीज है, एक ही कोई कंडीशन है, तो नहीं, ऐसा नहीं। तो सबको इसीलिए यहाँ पे सारा डायमेंशन दे दिया, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चर, पॉलिटिकल, टेक्निकल। और ये हमारा क्या है, सिस्टम है। और सिस्टम में कितने सब सिस्टम है वो देखिए। देखिए बेसिकली ऐसा नहीं कि इतने ही होंगे, फिक्स है। मतलब अपने अपने अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, अपने अकॉर्डिंग उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पज है, किस लिए ऑर्गेनाइजेशन बना है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या होंगे, सब सिस्टम डिफाइन होंगे। कोई ऐसा फिक्स सब सिस्टम नहीं दिया है कि कोई सिस्टम में इतने ही सब सिस्टम होने चाहिए, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के अपने अचीवमेंट, अपने गोल के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या होंगे, सब सिस्टम क्रिएट किए जाएंगे। तो बेसिकली एक जनरल में जो बताया गया है वो वहाँ पे देखिए क्या होंगे, हमारा टेक्निकल सब सिस्टम होगा, सपोर्टिव सब सिस्टम होगा, मेंटेनेंस सब सिस्टम होगा, एडेप्टिव सब सिस्टम होगा, मैनेजमेंट सब सिस्टम होगा, साइकोलॉजी सोशल साइको सोशल सब सिस्टम होगा, स्ट्रक्चरल सब सिस्टम होगा। देखिए अब जो हमारा सबसे सेंट्रल में सब सिस्टम है, पार्ट है, वो क्या है, मैनेजमेंट सब सिस्टम। वाई इट इज इन सेंटर, बिकॉज इट मैनेज ऑल द सब सिस्टम इन इंटीग्रेट एंड सो दैट दे कैन अचीव द डिजायर ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए जो देखिए मैनेजमेंट सब सिस्टम को सेंटर में किया है और वो सारों से क्या है, इंटरसेक्ट कर रहा है। यही बेसिकली क्या करेगा, कोलेबोरेशन का काम करेगा। जो टॉप मैनेजमेंट होंगे वो इसी डिपार्टमेंट में बैठेंगे, तो छोटे छोटे सारे डिपार्टमेंट के क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, उनको आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, वहाँ पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो कराएंगे। तो इन्हीं सबसे करा के हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन बना है जिस पर्पज के लिए, उस पर्पज को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। तो आइए एक एक करके सारे सब सिस्टम के फंक्शन को समझते हैं। बेसिकली देखिए अगर आप यहाँ पे इनका नाम अच्छे से पढ़ रहे हैं तो मेंटेनेंस सब सिस्टम, तो आपको वैसे ही आइडिया लग जाएगा कि सब सिस्टम मतलब इस डिपार्टमेंट का क्या काम है। मेंटेनेंस मीन्स मेंटेनेंस का काम रहेगा, सपोर्टिव मीन्स सपोर्ट का काम रहेगा, टेक्निकल मीन्स प्रोडक्शन का काम रहेगा, टेक्निकल नेचर के जो एक्टिविटी परफॉर्म होगा उसमें वो चीज़ें यहाँ पे इस डिपार्टमेंट पे परफॉर्म किए जाएंगे। तो बेसिकली नाम से ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए, इसमें डाउट की कोई बात नहीं है, बहुत ईजी कंसेप्ट है। So let's start one by one. Organization as a system, and the various subsystem of an organization are explained below. So first one is a technical subsystem, is concerned with the mechanical process, that is conversion of input into output.
मतलब कि जो टेक्निकल सब सिस्टम होगा उसका क्या काम होगा, मैकेनिकल प्रोसेस का काम होगा। मीन्स दैट जो काम हमारा इनपुट ले रहा है एनवायरमेंट से और आउटपुट बना रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है, तो एक चीज हमारा किस डिपार्टमेंट में होगा, किस सब सिस्टम में होगा, टेक्निकल सब सिस्टम में होगा। इसीलिए जो बोला गया टेक्निकल सब सिस्टम को जो परफॉर्म क्या करता है, कंसर्न विद मैकेनिकल प्रोसेस। तो देखिए मैंने जैसे बताया था कि नाम से ही आइडिया आपको लग जाएगा कि उस डिपार्टमेंट का, उस सब सिस्टम का क्या फंक्शन है, किस चीज से कंसर्न करेगा। तो देखिए जो टेक्निकल सब सिस्टम है हमारा मैकेनिकल प्रोसेस से कंसर्न है, एंड दैट इज कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। सेकेंड वन इज सपोर्टिव सब सिस्टम। सपोर्टिव सब सिस्टम support the organizational activities like procurement of raw material, advertisement and so on। सपोर्टिव सब सिस्टम से देखिए आपका जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ये डिपार्टमेंट जो होगा, सपोर्टिव सब सिस्टम होगा, जो सपोर्टिव डिपार्टमेंट होगा उसका फंक्शन होगा कि वहां के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जो हमें रॉ मटेरियल, जो इनपुट चाहिए, उनको क्या करेगा, वो प्रोक्योर करेगा, लाएगा, उनको अरेंज करेगा और उसको क्या करेगा, एडवर्टाइज करेगा, बताने का काम सारा, मतलब सपोर्ट का काम उसका रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर, सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज लाइक प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, एडवर्टाइजमेंट एंड सो ऑन। एंड थर्ड वन इज मेंटेनेंस सब सिस्टम। देखिए मेंटेनेंस सब सिस्टम इंश्योर द नेसेसरी इनपुट ऑफ अ ह्यूमन स्किल। देखिए ह्यूमन स्किल, यहाँ ह्यूमन स्किल इसलिए बताया गया कि उनको मेंटेन करेगा, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस मतलब डिपार्टमेंट में जितने लोग रहेंगे उनको क्या करेगा, बेसिकली अप टू डेट रखेगा, उनको मेंटेन करके रखेगा, चाहे वो ह्यूमन हो, मशीन हो, कोई भी प्रोसेस हो, सबको क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा, अप टू डेट करके रखेगा। एंड फोर्थ वन इज एडाप्टिव सब सिस्टम। एंड एडाप्टिव सब सिस्टम क्या करता है, एडाप्टिव सब सिस्टम हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल चेंजेस लाइक प्लानिंग यूनिट। देखिए एडाप्टिव सब सिस्टम से आप यहाँ प्लानिंग यूनिट से समझ सकते हैं। जो देखिए अगर हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हमारा क्या होता है, एक प्लानिंग सेक्शन होता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, और उस प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि फ्यूचर प्रॉब्लम को, फ्यूचर इश्यूज को क्या करेगा, फोरकास्ट करेगा और अकॉर्डिंगली प्लान बनाएगा, और अकॉर्डिंगली हमारा ऑर्गेनाइजेशन उस चीज को फुलफिल करने के लिए अपने आप को रेडी रखेगा। इसीलिए उसको बोला गया है एडाप्टिव सब सिस्टम। मीन्स दैट आवर ऑर्गेनाइजेशन इज रेडी टू अडॉप्ट द incoming situation in environment so that it maintain dynamic equilibrium। So fifth one is a psychosocial subsystem, represent the dynamic of human behavior and interpersonal relations। देखिए जो हमारा डिपार्टमेंट है, जो सब सिस्टम होगा, साइको सोशल सब सिस्टम होगा, वो क्या करेगा, जो इम्प्लॉय होंगे उनका क्या डायनेमिक नेचर को स्टडीज करेगा, उनके बीच इंटरपर्सनल रिलेशन को क्या करेगा, बनाए रखेगा, इस सब चीज पे फोकस करेगा। देखिए डायनेमिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस, इस पे क्या करेगा, इसका फोकस रहेगा, ये जो साइको सोशल सब सिस्टम होगा। एंड सिक्स वन इज स्ट्रक्चरल सब सिस्टम इज कंसर्न विद द फॉर्मल रिलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इट डिफाइंस जॉब एंड पोजिशंस। देखिए स्ट्रक्चरल सब सिस्टम से आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि स्ट्रक्चर, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो वहाँ का क्या होगा, हियरकी होगा, एक वहाँ पे हियरकी की बात की जाएगी, उसमें हियरकी कैसे है, पोजीशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को लेके, इस सब चीजों को जो मैनेज करेगा वो हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चरल सब सिस्टम होगा। एंड सेवंथ वन इज मैनेजमेंट सब सिस्टम। अब जो मैनेजमेंट सब सिस्टम है, इससे आपको आइडिया लग जाओगे कि मैनेज करेगा, मीन्स दैट integrates different subsystem together to regulate internal as well as external relation with its environment। That's why here management subsystem is in center, means that it is interact with all the department and manage coordination between all the department and also interact with the system and their environment। So that's why it is a most important department, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब सिस्टम, कुछ भी कह लो, डिपार्टमेंट सब सिस्टम सब एक ही है। एंड नेक्स्ट देखिए सी वेस्ट चर्चमैन, ये देखिए स्कॉलर हैं, सी वेस्ट चर्चमैन, इन हिज बुक द सिस्टम अप्रोच, राइट डाउन एमसीक्यू, द सिस्टम अप्रोच बाय सी वेस्ट चर्चमैन, इन हिज बुक सिस्टम अप्रोच हैज ड्रॉन अटेंशन टू द फॉलोइंग 5 बेसिक कंसिडरेशन विथ रिगार्ड टू द सिस्टम अप्रोच टू द मैनेजमेंट। देखिए जो वेस्ट चर्चमैन जी है, उनका एक बुक पब्लिश है जो कि द सिस्टम अप्रोच टाइटल है उसका। उन्होंने इस बुक में 5 बेसिक कंसिडरेशन बताए हैं
किसके सिस्टम अप्रोच को लेके, मैनेजमेंट के लिए सिस्टम अप्रोच क्या है, उसके कंसिडरेशन क्या है उसको लेके। सो लेट्स हैव अ ग्लांस वन बाय वन ऑल दिस 5 बेसिक कंसिडरेशन। सो फर्स्ट वन इज द टोटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम एंड द मेजर ऑफ द सब सिस्टम्स परफॉर्मेंस। देखिए अब यहाँ जो हमारा सिस्टम अप्रोच है बेसिकली क्या करता है, क्या फोकस करता है, उसका क्या कंसिडरेशन है मैनेजमेंट को लेके, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को लेके। तो पहला क्या है, द टोटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम एंड द मेजर ऑफ द सिस्टम्स परफॉर्मेंस। तो क्या करेगा, जो ऑब्जेक्टिव है सिस्टम के उसको क्या करेगा, उसको कंसीडर करेगा और सिस्टम के परफॉर्मेंस को मेजर करेगा। एंड सेकेंड वर्ड इज द सिस्टम्स इन्वायरमेंट एक्टिंग एज अ कॉन्स्ट्रेंट। अब ये बताया है कि जो सिस्टम अप्रोच है मैनेजमेंट को लेके, वो बता रहा है कि जो हमारा इन्वायरमेंट होगा वो सिस्टम के लिए कंस्ट्रेंट मींस दैट ऑब्स्टेकल का काम करेगा। तो बेसिकली कंसिडरेशन है, इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड टफ कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है, बट इसमें कुछ कंसिडरेशंस बताए हैं, बेसिक कंसिडरेशन इस बुक में बताया गया है सिस्टम अप्रोच और मैनेजमेंट को लेके। सो थर्ड वन इज द सिस्टम्स रिसोर्सेस दैट आर पुट इन यूज इन परफॉर्मेंस, पुट टू यूज इन परफॉर्मेंस। और देखिए इसमें बताया कि जो सिस्टम के रिसोर्सेस होंगे उनको क्या हुआ किया जाएगा, उनको यूज में लाया जाएगा उस सिस्टम के परफॉर्मेंस के लिए। एंड फोर्थ वन इज द सिस्टम्स कंपोनेंट्स मींस दैट सब सिस्टम एंड देयर गोल्स एंड एक्टिविटीज। ये सब बेसिकली देखिए कंसिडरेशन है, बेसिक कंसिडरेशन है सिस्टम अप्रोच टू द मैनेजमेंट। फिफ्थ वन इज द मैनेजमेंट ऑफ द सिस्टम दैट इज रेगुलेटिंग एंड डिसीजन मेकिंग एस्पेक्ट। तो ये सब बेसिकली 5 कंसिडरेशन है सिस्टम अप्रोच टू द मैनेजमेंट। Now see the rise and growth of system approach. So we have seen in earlier lectures classical approach, human relation approach, behavioral approach. What all these approaches deals? So first classical approach deal with structures, efficiency, position, hierarchy of the organizations, whereas human and behavior approach focuses on the human and dynamics and socio-dynamics, physical, psychological dimension of the human aspect which are neglected by classical approach। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो क्लासिकल अप्रोच है, ह्यूमन रिलेशन या बिहेवियरल अप्रोच है, वो क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के किसी एक पार्ट पे क्या कर रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं। मीन्स दैट देखिए अगर हमारा क्लासिकल अप्रोच है तो उसको हम देखेंगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर, एफिशिएंसी, इस सब पे फोकस कर रहा है। मीन्स दैट माइक्रो स्टडीज कर रहा है, एक पार्ट को स्टडीज कर रहा है। वहीं ह्यूमन और बिहेवियर रिलेशन क्या कर रहा है, जो हमारा क्लासिकल अप्रोच ने निग्लेक्ट कर दिया था ह्यूमन एस्पेक्ट को, उस पर स्टडीज कर रहे हैं। मीन्स दैट सोशियो साइकोलॉजिकल डायमेंशन पे स्टडीज करता है हमारा ह्यूमन अप्रोच है, बिहेवियरल अप्रोच। तो अभी क्या हुआ, माइक्रो स्टडीज हो रहा है। वेयर एज सिस्टम अप्रोच क्या कर रहा है, ओवरऑल व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स दैट मैक्रो पैराडिग्म स्टडीज है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्यों, क्योंकि हमारा जो सिस्टम अप्रोच है ऑर्गेनाइजेशन के ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट को स्टडीज कर रहा है, हियरकी से लेके, पोजीशन से लेके, एफिशिएंसी से लेके, ह्यूमन एक्सपेक्ट से लेके, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन, सारे कंसेप्ट है जो ऑर्गेनाइजेशन को सब पे स्टडीज कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैक्रो पैराडिग्म फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो देखिए वन बाय वन जाइए। मैक्रो पैराडिग्म मतलब स्टडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या करता है, सिस्टम अप्रोच। दस इट इज एन आउटकम ऑफ द लिमिटेड पर्सपेक्टिव्स एंड ओरिएंटेशन ऑफ द अर्लियर थ्योरीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द क्लासिकल अप्रोच emphasized on the internal former structure and technology, while the human relation behavioral approach concentrate on the socio-psychological variable, leaving aside the question of structure, technology, and organization. Environment interaction. The system approach, on the other hand, describe and explain the organizational phenomenon in its totality and in an integrated manner. देखिए what I explained all these things right here. The system approach to the study of organization was developed mainly after 1950s. It is also known as modern organization theory. Modern organization theory. पॉइंट देखिए नोट डाउन कर लीजिए, एमसीक्यू हो जाएगा कि जो सिस्टम अप्रोच को हमारा मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि बेसिकली 1950s के बाद ये कंसेप्ट आया और ये कंसेप्ट क्या करता है, ब्रॉड व्यू बताता है, मीन मैक्रो स्टडी बताता है।
फॉलोइंग आर द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द ग्रोथ ऑफ द सिस्टम अप्रोच। देखिए अब जो सिस्टम अप्रोच के ग्रोथ को लेके जो कंट्रीब्यूटर है वो कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज, देखिए जो सिस्टम अप्रोच को जनरलाइज करने में, ऑरिजिनेट करने में सबसे पहले क्या कौन कौन ने कंट्रीब्यूट किया वहां पे ए बताएगा। सो जो हमारे फर्स्ट स्कॉलर है लडविंग लडविंग ओन वटरन फाई। देखिए बहुत कठिन नाम है, ले भी नहीं पा रहा हूँ, बट आप लोग अपना जो भी प्रोनाउंसिएशन हो वो देख लीजिएगा। जो कि बायोलॉजिस्ट डेवलप द जनरल सिस्टम थ्योरी, ही डिस्क्राइब द बेसिक एलिमेंट्स अपॉन विच द सिस्टम अप्रोच इज बिल्ट। देखिए जो जनरल सिस्टम अप्रोच है ये क्या है, बेसिक कंसिडरेशन है जिसपे हमारा सिस्टम अप्रोच क्या है वहीं से निकला हुआ है, वहीं से बना हुआ है। सेकेंड वन, एमपी फॉलोड टू का सिस्टम व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन हर राइटिंग ड्यूरिंग द 1920s एंड अर्ली 1930s। शी व्यूड ऑर्गेनाइजेशन एज अ सोशल सिस्टम। तो बेसिकली यहाँ पे वो सब चीजें बताया जा रहा है कि जो भी स्कॉलर्स हैं अपने कंसेप्ट में सिस्टम थ्योरी को लाए हैं, जनरलाइज किए हैं, तो सब चीजें यहाँ पे बताई जा रही है। तो जैसे हमने एमपी फॉलोड को देखा था, एमपी फॉलोड जी ने भी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ सोशल सिस्टम बताया था। एंड लविंग ओन बटरफ्लाई ने भी अपने जो कि जनरल सिस्टम थ्योरीज दिया वहाँ पे भी उन्होंने डिस्क्राइब किया है, मतलब सिस्टम अप्रोच को। एंड थर्ड वन, या चेस्टर बर्नार्ड गिव द फर्स्ट कंप्रीहेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द सिस्टम पॉइंट्स ऑफ व्यू। ही डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ कोऑपरेटिव एंड सोशल सिस्टम। देखिए अगर हम चेस्टर बर्नार्ड के प्रिंसिपल पर जाओगे तो वहाँ पे भी इनका स्टेटमेंट था कि जो ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने क्या बोला था कि कोऑपरेटिव एंड सोशल सिस्टम है। तो बेसिकली ये सब टर्म जो सिस्टम टर्म यूज हुआ है ऑर्गेनाइजेशन को लेके उनके बारे में बताया जा रहा है कि कंट्रीब्यूटर कौन कौन से हैं सिस्टम अप्रोच के। देन फोर्थ वन इज नॉर्बर्ट विनर पाइनर इन द फील्ड ऑफ साइबरनेटिक्स। देखिए ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो साइबरनेटिक कंसेप्ट आया था फीडबैक वाला, तो उसके पाइनर हैं हमारे नॉर्बर्ट विनर। और जो साइबरनेटिक है वो क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये सब चीजें बहुत बार पूछता है। साइबरनेटिक कौन सा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा वर्ड है, एंड गवर्नेंस, ये सब चीजें बहुत बार पूछता है। सो साइबरनेटिक इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स स्टीयर्समैन। He gave the first clear view of an organization as a system consisting of input, process, output, feedback, and environment. Fifth one is Herbert Simon. Herbert Simon is the chief contributor to the system approach in organizational theory and analysis. His decision-making model is based on the system approach. His collaborative work, organizations with March, is the most important contribution in the field. हैरे मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। देखिए हैरे का जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव वर्क इन द फील्ड ऑफ सिस्टम अप्रोच। फिलिप सेल्जनिक followed the system approach in his studies of governmental and other large complex organizations. And next the Tavistock Institute of Human Relation, जो कि इंग्लैंड में हैज प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ लिटरेचर ऑन द ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग द सिस्टम अप्रोच। सो देखिए जो बेसिक के जो कंसेप्ट है सब वो उनके बारे में बताया गया है कि जो स्कॉलर क्या है कंट्रीब्यूट किए हैं सिस्टम अप्रोच को लेके अपने प्रिंसिपल में, अपने ऑब्जर्वेशन में कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टम से इम्बेडेड किया है, तो उसको यहाँ पे बताया गया है। नाउ वी विल स्टडी इन ऑन कंपैरिजन बेसिस। जो सिस्टम अप्रोच को अपने अर्लियर जितने अप्रोच हैं उनसे कंपैरिजन बेसिस पे स्टडीज करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लासिकल अप्रोच वर्सेस सिस्टम अप्रोच। सो वी हैव सीन दैट देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट on organization, namely classical approach and system approach. And the classical approach consists of three independent stream of thought, that is scientific management by F.W. Taylor, bureaucratic model by Max Weber, and classical theory or administrative management theory by फेलक, गुल्लिक, उर्विक। देखिए ये जो पहले तो कंसेप्ट बताया गया कि यहाँ पे बेसिकली हम देखिए ह्यूमन और बिहेवियर को नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली हम क्लासिकल और सिस्टम अप्रोच को कंपेयर कर रहे हैं। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि जो हमारा क्लासिकल अप्रोच है उसमें कितने हैं स्कूल ऑफ थॉट, वहां पे 3 स्कूल ऑफ थॉट है। देखिए हमारा जो क्लासिकल अप्रोच है, क्लासिकल अप्रोच के बेसिकली 3 स्कूल ऑफ थॉट है, 3। पहला है साइंटिफिक मैनेजमेंट, एंड सेकेंड वन इज ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, और थर्ड वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल। तो हमने एक एक करके पढ़ा था। साइंटिफिक मॉडल में हमारा F.W. टेलर का जो प्रिंसिपल था, ब्यूरोक्रेटिक में हमारा मैक्स वेबर का था, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव
मैनेजमेंट में हमारा जो फेयोल, उर्री, गुल्ली, इनका पढ़ा था, तो यहाँ पे ये बताया गया है बेसिकली इनके कंपेरिजन होगा और हमारा सिस्टम अप्रोच को बीच कंपेरिजन होगा। तो बेसिकली जो लाइन बोल रही है यही बता रही है। एंड ऑल थ्री emphasize the formal structure of organization and neglect the informal relation and environmental factors. Hence, the classical approach is also known as the universal design. देखिए, अब हमारा जो क्लासिकल अप्रोच का क्या था फोकस, उन्होंने क्या किया था, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे, एफिशिएंसी पे फोकस किया था। उन्होंने इनफॉर्मल रिलेशन, इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन, ये सब चीजों को क्या किया था, निग्लेक्ट कर दिया था। इसीलिए जो हमारा क्लासिकल अप्रोच को क्या बोलते हैं, हेंस द क्लासिकल अप्रोच इज नोन एज द यूनिवर्सल डिजाइन थ्योरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, एमसीक्यू में आ सकता है। क्लासिकल अप्रोच को और क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डिजाइन थ्योरी। एंड the system approach, on the other hand, consider the informal relation and environmental factors in addition to the formal structure of the organization. देखिए, अब हमने बता दिया था जो हमारा सिस्टम अप्रोच है वो क्या है, ब्रॉड व्यू है। वो क्या करेगा, वो ईच एंड एवरी पार्ट को क्या करेगा, फोकस करेगा। हमारा इस फॉर्मल स्ट्रक्चर को, एफिशिएंसी को लेके, इनफॉर्मल रिलेशन को लेके, इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन को लेके, सबको क्या करेगा, वो सब पे फोकस करेगा। सो hence it is also known as the situational design theory, means that ये अपने अकॉर्डिंग, सिचुएशनल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करता रहेगा, इक्विलिब्रियम बैलेंस मेंटेन करता रहेगा। और इसको और किस नाम से बोलते हैं, सिचुएशनल डिजाइन थ्योरी भी बोलते हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन दिस टू थ्योरीज। यूनिवर्सल डिजाइन थ्योरी इज क्लासिकल अप्रोच एंड सिचुएशनल डिजाइन थ्योरी इज सिस्टम अप्रोच. The classical approach and system approach are also known as the closed system approach and closed model and open model. Open system approach is open model. देखिए, जो हमारा दो मॉडल हमने आपको बता दिया था कि हमारा एक जो सिस्टम में दो कैटेगरीज है मॉडल के। एक तो हमारा क्या था, क्लोज मॉडल था, एंड सेकेंड वन इज क्या था, ओपन मॉडल था। तो जो हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन सारे थे वो क्या थे, हमारा ओपन मॉडल टाइप के थे। और जो हमारे मशीन वगैरह थे वो क्या थे, क्लोज, मतलब जो ट्रेडिशनल, जहाँ पे मशीन के बारे में बात किया गया है, एक स्ट्रक्चर के बारे में बात किया गया, तो हमारा क्लोज होगा। इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि जो हमारा क्लासिकल अप्रोच है, जो क्लासिकल अप्रोच है उसको क्या बोलते हैं हम, क्लोज मॉडल। और जो ओपन सिस्टम अप्रोच है उसको क्या बोलते हैं, ओपन मॉडल सिस्टम अप्रोच को। नाउ अब इनके बीच कंपेरिजन देखते हैं टेबल बेसिस पे। सो क्लासिकल वर्सेस सिस्टम, क्लासिकल अप्रोच वर्सेस सिस्टम अप्रोच। So first point, so classical approach views an organization as a closed system. हमने बता दिया कि जो हमारा क्लासिकल अप्रोच होगा, ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा, एक क्लोज सिस्टम बताएगा, दैट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंज इन द इन्वायरमेंट इन विच इट इज इम्बेडेड, दस इट व्यू ऑर्गेनाइजेशन इन द नॉन एडाप्टिव एंड नॉन इकोलॉजिकल सेंस। देखिए, जो हमारा क्लासिकल अप्रोच थे ऑर्गेनाइजेशन को लेके, उसमें ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला गया था, एक क्लोज सिस्टम बताया गया था कि उसका मतलब परमिएबल बाउंड्रीज होते हैं और वो क्या होते हैं, अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट नहीं होते हैं। तो उसको क्या बोला गया, नॉन एडाप्टिव नॉन इकोलॉजिकल सेंस में बोला गया है, दैट्स व्हाई इट इज ए क्लोज सिस्टम। क्लासिकल अप्रोच को क्लोज सिस्टम बोला गया है। वहीं सिस्टम अप्रोच ने क्या बताया है, उन्होंने व्यू किया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ओपन सिस्टम होता है। क्यों, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली अपने इन्वायरमेंट से क्या करता रहेगा, इंटरेक्ट होता रहेगा, इसीलिए इसको ओपन सिस्टम बोला गया है। देखिए, व्यूज एन ऑर्गेनाइजेशन एज एन ओपन सिस्टम दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंज इन द इन्वायरमेंट इन विच इट इज इम्बेडेड, दस इट व्यू ऑर्गेनाइजेशन इन द एडेप्टिव एंड इकोलॉजिकल सेंस। सो पॉइंट यहाँ पे है मेन, अगर कीवर्ड देखें तो हमारा क्लासिकल अप्रोच क्या है, क्लोज सिस्टम है, वेयर एज सिस्टम अप्रोच ओपन सिस्टम है। सेकेंड पॉइंट, क्लासिकल अप्रोच emphasizes ऑन द स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्टैटिक स्ट्रक्चर, देखिए स्टैटिक स्ट्रक्चर को बारे में क्या करेगा, हमारा फोकस करेगा क्लासिकल अप्रोच। वेयर एज हमारा जो सिस्टम अप्रोच होगा वो क्या करेगा, एम्फेसाइज ऑन द डायनेमिक प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जो क्लासिकल अप्रोच था वो क्या था, स्टैटिक, उसमें क्या था कि वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं कर रहा है, तो इसलिए उसको क्या बोला, स्टैटिक स्ट्रक्चर मेंटेन करेगा। वहीं हमारा सिस्टम अप्रोच क्या करेगा, डायनेमिक प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन, because it is maintain balance with the environment, dynamic equilibrium. And the third point is
क्लासिकल अप्रोच एज्यूम्स पीपुल इन द नेगेटिव सेंस, दैट इज थ्योरी एक्स व्यू करेगा। देखिए हमारा जो क्लासिकल अप्रोच था उनमें जो सारे थिंकर थे उन्होंने वो एम्प्लॉय को कैसे ट्रीट करते थे, मतलब क्या पर्सपेक्शन था एम्प्लॉय को लेके कि इकोनॉमी मैन, कि सारे एम्प्लॉय क्या होंगे, इकोनॉमिक मैन है। तो इसीलिए, और जो हमारा एजम्पशन था, जो हमने थ्योरी पढ़े हैं और जो हमने डॉगलस मैकग्रेगर के थ्योरी देखे थे, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, बेसिकली क्या है, मैनेजमेंट के एजम्पशन है, सेट ऑफ एजम्पशन रिगार्डिंग एम्प्लॉय। तो थ्योरी हमारा क्या करता था, व्यू मतलब निगेटिव व्यू था, एम्प्लॉय को लेकर निगेटिव व्यू था। तो निगेटिव व्यू मतलब यही था कि उनको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, गाइडेंस चाहिए, रिवॉर्ड्स चाहिए, पनिशमेंट चाहिए। तो क्या हुआ, इकोनॉमिक मैन को क्या करता है, रिलेट करता है। दैट्स वाई जो क्लासिकल अप्रोच था वो क्या करता था, एज्यूम नेगेटिव सेंस, मीन दैट थ्योरी एक्स को एडवोकेट करता था। वेयर सिस्टम अप्रोच हमारा क्या है, सिस्टम अप्रोच थ्योरी वाई को क्या करेगा, एडवोकेट करेगा। मीन्स दैट सिस्टम अप्रोच क्या करता है, सोशल मैन फिलोसफी को क्या करेगा, एडवोकेट करेगा। एज्यूम्स पीपुल इन द पॉजिटिव सेंस, दिट इज थ्योरी वाई को क्या करेगा, एडवोकेट करेगा। सिस्टम अप्रोच, देखिए सब मैं कीवर्ड पे हाईलाइट कर देना हूं, बेसिकली आपको अगर इतना ही याद है तो आप एमसीक्यू कर ले जाएंगे। एंड फोर्थ पॉइंट, क्लासिकल अप्रोच कंसीडर्स मेनली द फॉर्मल डायमेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए फॉर्मल डायमेंशन, ओनली फॉर्मल, क्यों, क्योंकि हमारा क्लासिकल अप्रोच में हमने देखा था कि सारे स्कॉलर्स किस पे जोर दिए थे, स्ट्रक्चर पे, हियरकी पे, एफिशिएंसी पे। वहीं हमारा सिस्टम अप्रोच क्या था, ओवरऑल देगा। देखो कंसीडर ऑल द डायमेंशन, मींस दैट फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। एंड फिफ्थ पॉइंट, फेवर अ रिगिड हियरिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा क्लासिकल स्ट्रक्चर में हमने देखा था क्या था, हियरकी बेस्ड था, एक रिगिड था। वहां पे मतलब जो अथॉरिटी थी क्या होगा, टॉप से बॉटम में ही फ्लो करेगी। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, हियरार्किकल स्ट्रक्चर हमारा क्या था, क्लासिकल अप्रोच में ऑर्गेनाइजेशन का रिगिड था। वेयर एज इन सिस्टम अप्रोच वी हैव सीन दैट फेवरेबल फ्लेक्सिबल पार्टिसिपेटिव स्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि देखिए सारे व्यूज को क्या करता है, अपने आप में निहित करा, तब जाके सिस्टम अप्रोच बना। तो उसमें हमने पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट को भी देखा। तो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट में क्या था, अप डाउन दोनों अथॉरिटी हर साइड में फ्लो करेगा। दैट्स व्हाई इट इज अ फ्लेक्सिबल पार्टिसिपेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड सिक्स्थ पॉइंट, क्लासिकल अप्रोच एक्सप्लेन्स ह्यूमन मोटिवेशन ओनली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। देखिए क्लासिकल अगर व्यू है तो वहां पे इकोनॉमिक फैक्टर से क्या होगा, व्यू करेगा। मोटिवेशन, जो इंप्लॉय का मोटिवेशन होगा वो क्या होगा, इकोनॉमिक होगा, क्योंकि क्लासिकल व्यू पढ़ रहे हैं। अगर वहीं हम सिस्टम अप्रोच का बात देखें तो देखिए एक्सप्लेन ह्यूमन मोटिवेशन इन टर्म्स ऑफ सेवरल फैक्टर्स। देखिए अब क्या करता है, वो सारे अप्रोच को, सिस्टम अप्रोच ऐसा नहीं है कि वो इंडिविजुअल ओनली ह्यूमन या बिहेवियर अप्रोच को फोकस कर रहा है, नहीं, वो क्लासिकल ह्यूमन बिहेवियर सबको क्या करता है, सारे को कंक्लूड करता है। दैट्स व्हाई इट फोकस ऑन सेवरल फैक्टर्स, दैट इज इकोनॉमिक फैक्टर्स। मतलब जो इंप्लॉय के मोटिवेशन होगा वो इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक होगा, सोशल होगा, साइकोलॉजिकल होगा, एक्सेट्रा। जो भी हमारे फैक्टर होंगे सब पे डिपेंड करेगा इंप्लॉय की मोटिवेशन। तो इस फिलॉसफी पे हमारा सिस्टम अप्रोच क्या करता है, फोकस करता है। एंड सेवेंथ, क्लासिकल अप्रोच व्यूज ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्डर एज बीइंग इम्पोज्ड फ्रॉम द टॉप। देखिए हमारा हायरार्की रिगिड है, तो जो हमारा अथॉरिटी होगा ओनली क्या होगा, जो ऑर्डर होगा ओनली टॉप से आएगा। वही हमारा जो सिस्टम अप्रोच में अगर हम देखें तो हमारा जो होगा, व्यूज ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्डर एज अ सिचुएशनल फिनोमिना एंड नॉट अ इम्पोज फ्रॉम द टॉप। अब देखिए यहाँ पे जो ऑर्डर आएगा वो सिचुएशनल होगा, मीन्स दैट वो अकॉर्डिंग होगा कि क्या सिचुएशन में हमें ऑर्डर देना है। अगर देखिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन क्राइसिस डिजास्टर में है, क्राइसिस मैनेजमेंट में है, तो उसमें ओनली जो टॉप मैनेजर होगा वही ऑर्डर नहीं देगा, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए वहां पे कोई डिजास्टर आया है, वहां पे टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, तो जो टेक्निकल स्पेशलिस्ट होगा वो ऑर्डर देगा और सबको फॉलो करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई सिस्टम अप्रोच इम्पोज्ड सिचुएशनल ऑर्डर, नॉट ऑर्डर बेस्ड ऑन ओनली टॉप। एंड नेक्स्ट 8, classical approach makes suggestion to improve organizational functioning, that is scientific methods, bureaucratic element and principle, thus it is prescriptive। देखिए अब क्या होता है, जो हमारा क्लासिकल अप्रोच था वो क्या था, प्रिस्क्रिप्टिव था। क्यों, क्योंकि ये हमारा साइंटिफिक मॉडल पे, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल पे डिपेंड, प्रिंसिपल पे डिपेंड करता था। तो ये सब सारे जो प्रिंसिपल थे बेसिकली क्या है, प्रिंसिपल है। जो प्रिंसिपल है मतलब ये क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव है। ये कुछ ऐसे सजेशंस हैं, कुछ ऐसे ओपिनियन है, ऑब्जर्वेशन है, जिनको क्या किया है,
स्कॉलर लोग ने प्रिस्क्राइब किया है कि उसको एडॉप्ट फॉलो करो और अपने ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंसी को बढ़ाओ, तो दैट्स व्हाई इट इज इन प्रिस्क्रिप्टिव नेचर, वेयर एज इन सिस्टम अप्रोच only describe the organizational phenomenon and does not suggest anything to improve its functioning, thus it is descriptive। देखिए जो हमने क्लासिकल हमने सिस्टम अप्रोच में क्या देखा कि सिस्टम अप्रोच क्या था, सारे एक्सपेक्ट को, ऑर्गेनाइजेशन के सारे एक्सपेक्ट को उसने स्टडीज किया, डिस्क्राइब किया। इसमें ऐसा कहीं नहीं बताया कि इसको ऐसा करो तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, एफिशिएंट होगा, अच्छा होगा, अच्छा आउटपुट देगा। तो सिस्टम अप्रोच में ऐसा कहीं जिक्र नहीं है, बट सिस्टम अप्रोच में क्या है, ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट को क्या किया है, फोकस किया गया है, स्टडीज किया गया है, उनके फंक्शन को बताया गया है। दैट्स व्हाई इट इज डिस्क्रिप्टिव। क्यों? क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के ईच एंड एवरी एलिमेंट्स को, नॉट एनीथिंग प्रिस्क्राइब लाइक क्लासिकल अप्रोच। एंड नाइन्थ पॉइंट, क्लासिकल अप्रोच टेंड टू बी डिटर्मिनिस्टिक वेयर एज सिस्टम अप्रोच इज प्रोबेबिलिस्टिक। देखिए हमारा जो क्लासिकल अप्रोच था वो क्या करता है कि उसके फंक्शन को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, बट हमारा सिस्टम अप्रोच में क्या है, प्रोबेबिलिटी बताती है। एंड लास्ट पॉइंट इज एज्यूम सिंगल फैक्टर क्वेश्चन एंड एज्यूम मल्टी फैक्टर क्वेश्चन। अब देखिए हमारा सिंगल फैक्टर क्या था, क्योंकि ये किसी एक चीज पे फोकस स्टडीज करता था। वहीं हमारा जो सिस्टम अप्रोच है ऑर्गेनाइजेशन के ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट पे कर रहा है, तो क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के हर एक डिपार्टमेंट, हर एक एलिमेंट पे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करेगा, इसलिए इसको क्या बोला गया, मल्टी फैक्टर क्वेश्चन। देखिए अब हमारा जो कंपेरिजन रहा वो हमारा क्लासिकल वर्सेस सिस्टम अप्रोच का कंप्लीट हुआ। नाउ सी द क्रिटिकल इवैल्यूएशन सिस्टम अप्रोच का। द सिस्टम अप्रोच इज क्रिटिसाइज ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। देखिए अपार्ट फ्रॉम द मेनी कंट्रीब्यूशन इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिस्टम अप्रोच टू द मैनेजमेंट, इट हैव सम क्रिटिसाइज पॉइंट। देखिए आप देखते हैं कि हमारा जो इसके सिग्निफिकेंस होने के बावजूद, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन इसके बहुत सारे सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस होने के बावजूद भी इसके कुछ क्या थी, कमियां थी। तो क्रिटिक ने उस कमियों को क्या क्या क्रिटिसाइज किया, तो देखते हैं किस किस पॉइंट पे हमारा सिस्टम अप्रोच क्रिटिसाइज किया गया है। सो फर्स्ट वन इज इट इज क्रिटिसाइज एज ए टू अब्स्ट्रैक्ट एंड ओवर कंसेप्चुअल एंड वैग्यू अप्रोच टू द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। The critics say that the conceptual framework provided by the system theory for understanding organizational is too abstract। देखिए जो हमारा सिस्टम अप्रोच को क्या बताया है, क्रिटिक ने बोला कि ये बहुत ही ऑब्स्ट्रैक्ट है, ओवर कंसेप्चुअलाइजेशन है, और ऑर्गेनाइजेशन की स्टडीज को क्या करता है, वैग्यू अप्रोच बताता है। And second one is the critics say that the approach lacks the property of direct application to the practical situation। इन्होंने बताया कि जो अप्रोच है अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्ट अगर हम एप्लीकेशन में अगर देख रहे हैं तो जो ये क्या होगी, वो उसमें कमियां बताएगी। मीन्स दैट अगर कोई भी प्रैक्टिकल सिचुएशन आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के सामने तो क्या करेगा, उसका एप्लीकेशन नहीं बता पाएगा, उसमें एप्लीकेशन की कमी बताई है। एंड थर्ड वन इज किस बेस पे क्रिटिसाइज किया गया, दिस अप्रोच द अप्रोच इज क्रिटिसाइज ऑन द ग्राउंड दैट इट डज नॉट ऑफर एनी टेक्निक्स और टूल ऑफ एनालिसिस एंड सिंथेसिस। देखिए और क्रिटिक ने बताया कि जो हमारा ये टेक्निक्स है, सिस्टम अप्रोच है, ये ऐसा कोई टेक्निक्स या टूल ऑफ एनालिसिस, ऐसा कुछ सिंथेसिस का कोई भी चीज या प्रिंसिपल सिस्टम थ्योरी नहीं बताता है। इस बेस पे भी इसको क्रिटिसाइज किया गया। एंड लास्ट पॉइंट जो क्रिटिसाइज का है, इट सेड दैट द सिस्टम अप्रोच neither recognizes the differences in system nor specifies the nature of the interaction and interdependencies। देखिए कीटिंग ने बताया कि जो सिस्टम अप्रोच है ये भी नहीं उस रिकॉग्नाइज कर पाया कि जो सिस्टम है उनके बीच क्या क्या डिफरेंसेस है, और ना ही स्पेसिफाई भी किया कि किस प्रकार का जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो सिस्टम में एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंस है, उनका नेचर कैसा है। इस बेस पे भी इसको क्रिटिसाइज मिला। Now see the significance. In spite of the above limitation, the system approach has made a valuable contribution to the organizational theory. The following point explain its significance. So first point is it has integrated and synthesized the classical, neoclassical, modern concept associated with the organizational thought। देखिए मैंने जो बताया था कि जो सिस्टम अप्रोच है क्या है, सारे अप्रोच को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, इसीलिए उसका क्या हुआ, इंपोर्टेंस हुआ कि ये क्या करता है, सिंथेसाइज क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, मॉडर्न कंसेप्ट। सेकेंड वन इज इट्स कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन इवेंचुअली बिकम द प्रीकॉर्सर ऑफ द इकोलॉजिकल अप्रोच एक्सपाउंडेड बाय एफ.डब्ल्यू. रिक्स। देखिए अब जो हमारा इसका जो मॉडल रहा है, जो उसने इसका अप्रोच रहा है कि
इसने बताया कि जो हमारा सिस्टम होता है वो अपने इन्वायरमेंट से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। तो जो इंटरेक्ट करता है तो ये किस चीज को क्या ओरिजिनेट करता है, जो हमारा एफ.डब्ल्यू. रिक्स जी का इकोलॉजिकल अप्रोच है उसको क्या करता है, ओरिजिनेट करता है। लास्ट वन इज इट हैज फैसिलिटेटेड द कंटीजेंसी मैनेजमेंट, दैट इज सिचुएशनल मैनेजमेंट। और देखिए जो हमारा सिचुएशनल आजकल जो मैनेजमेंट चल रहा है, जिस हिसाब का कि किस हिसाब के हमारा सिचुएशन के हिसाब क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए, तो इस थ्योरी उसको भी क्या करता है, फैसिलिटेट करता है कंटीजेंसी मैनेजमेंट को। एंड नाउ सी द क्लोज एंड ओपन मॉडल्स। अब देखिए क्लोज एंड ओपन मॉडल को हम देखते हैं। देर आर 3 मॉडल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, विच क्लोज मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओपन मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड एक न्यूअर ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो द क्लोज मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो नोन एज अ ब्यूरोक्रेटिक। देखिए मैंने आपको पहले बता दिया था जो क्लोज मॉडल है क्या होता है, उसको ब्यूरोक्रेटिक, हियरिकल, फॉर्मल, रेशनल एंड मैकेनिस्टिक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि क्लासिकल अप्रोच, अब इससे अगर समझिएगा, अगर क्लासिकल अप्रोच किसको एडवोकेट करता था, क्लोज मॉडल को, तो क्लासिकल अप्रोच अगर क्लोज मॉडल को सपोर्ट करेगा तो क्लोज मॉडल हमारा क्या होगा, ब्यूरोक्रेटिक होगा, हियरिकल होगा, फॉर्मल होगा, रेशनल होगा एंड मैकेनिस्टिक होगा। एंड सिमिलरली हमारा जो सिस्टम अप्रोच क्या करता था, ओपन मॉडल को सपोर्ट करता था। अगर ओपन मॉडल सपोर्ट कौन कर रहा है, सिस्टम अप्रोच कर रहा है, तो हमारा उसको और क्या बोलेंगे, सिमिलरली द ओपन मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आल्सो नोन बाय वेरियस अदर नेम, दैट कॉलेजियल, कम्पिटेटिव, फ्री मार्केट, इनफॉर्मल, नेचर एंड ऑर्गेनिज्म। तो ये सब को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा हमारा ओपन मॉडल। एंड द थर्ड मॉडल, द न्यूअर ट्रेडिशन called so by James D. Thompson, try to synthesize both close and open model। देखिए उसके बाद हमारा जो जेम्स डी थॉम्सन के द्वारा एक तीसरा मॉडल बताया गया है जिसको बोलते हैं न्यूअर ट्रेडिशनल मॉडल। तो क्या करेगा वो, क्लोज एंड ओपन मॉडल दोनों का प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, बताएगा। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉम बर्न्स एंड जीएम स्टेकर्स इन दियर बुक इंटाइटल, देखिए टॉम बर्न एंड जीएम स्टेकर का एक बुक है द मैनेजमेंट ऑफ इनोवेशन, जो कि 1961 में आया था। ये सब देखिए बुक वाला तो बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। टॉम बर्न्स एंड जीएम स्टेकर्स बुक इंटाइटल द मैनेजमेंट ऑफ इनोवेशन, जो कि 1961 में आया था। तो बेसिकली इस बुक में एक लिस्ट दिया गया है, बेसिकली फीचर्स बताए गए हैं क्लोज मॉडल के एंड ओपन मॉडल को। तो उसी फीचर्स को यहाँ टेबल बनाया गया है, तो उसको आइए देखते हैं एक एक करके। तो बेसिकली फीचर्स बताया गया है, जो सो फीचर्स ऑफ द क्लोज मॉडल एंड फीचर्स ऑफ द ओपन मॉडल, तो उनके फीचर्स को पढ़ेंगे। तो देखिए हमारा बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को लेके आए, क्लोज एंड ओपन मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो फर्स्ट पॉइंट देखिए, जो फीचर्स आप है क्लोज मॉडल का, तो उसमें क्लोज मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, रूटीन टास्क अकर इन स्टेबल कंडीशन। देखिए उसमें रूटीन टास्क होगा और स्टेबल कंडीशन में भी रहेंगे। बट वहीं हमारा फीचर्स ऑफ ओपन मॉडल का देखेंगे तो उसमें क्या होगा, नॉन रूटीन टास्क ऑकर्स इन अनस्टेबल कंडीशन। देखिए अब जब नॉन रूटीन टास्क है तो अनस्टेबल कंडीशन में वो क्या करेंगे, दिखेंगे। एंड सेकेंड पॉइंट, टास्क स्पेशलाइजेशन, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर इज सेंट्रल। देखिए हमने अपना जो क्लासिकल अप्रोच में पढ़े थे वहां पे क्या था, डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब वहां पे टास्क स्पेशलाइजेशन, इस सब पे क्या था, जोर दिया गया था। वहीं अगर हम ओपन मॉडल का फीचर्स पढ़ें तो उसमें क्या है, अब यही देखिए हमारा जो सिस्टम अप्रोच है, बेसिकली जो फीचर्स ऑफ ओपन मॉडल को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें क्या होगा, स्पेशलाइज्ड नॉलेज कंट्रीब्यूट टू कॉमन टास्क, मींस दैट यहाँ पे जो भी नॉलेज होगा वो क्या है, वेराइटी ऑफ टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो मतलब यही कह सकते हो कि स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क ओपन मॉडल में नहीं होता। थर्ड पॉइंट, मीन्स आर इम्फेसाइज। देखिए यहाँ पे जो हमारा क्लासिकल अप्रोच में था, मीन्स आर इम्फेसाइज, मीन्स दैट प्रॉपर वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, वेयर एज इन ओपन मॉडल इंस गेटिंग द जॉब डन रेदर देन मीन्स आर इम्फेसाइज। देखिए यहाँ पे क्या है, गोल से मतलब होता है ओपन मॉडल में, उसका मतलब क्या प्रकार रहा है, क्या उसने चीज प्रोसेस फॉलो किया, उससे नहीं मतलब है। और हमारा क्लासिकल में क्या था, मीन्स पे फॉलो करता है। फोर्थ पॉइंट, कॉन्फ्लिक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज एजुकेटेड फ्रॉम द टॉप। देखिए हमारा जो क्लासिकल अप्रोच मीन्स दैट क्लोज मॉडल का जो फीचर्स है वो क्या होता है, वहां पर अगर ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो किसके द्वारा एडजस्ट किया जाएगा, टॉप मैनेजर के द्वारा। और वहीं ओपन मॉडल का फीचर्स अगर हम देखें तो उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज एडजस्टेड बाय द इंटरेक्शन विथ पीयर्स रेदर देन एजुकेटेड बाय टॉप। मतलब वहां पे जो हमारा ओपन मॉडल में हमारे जो
पीर्स होंगे, जो एम्प्लॉय होंगे, वो आपस में एडजस्ट कर लेंगे कन्फ्लिक्ट को। फिफ्थ वन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एम्फेसाइज्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स दैट व्हाट वन इज सपोज टू डू वंस फॉर्मल जॉब डिस्क्रिप्शन। हमने देखा कि जो हमारा क्लासिकल अप्रोच में क्या था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, इस सब पे क्या किया जाता था, इम्फेसाइज किया जाता था। वहीं हम अगर ओपन मॉडल की बात करें तो सेटिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज इम्फेसाइज। सेटिंग अप मीन्स दैट फॉर्मल जॉब डिस्क्रिप्शन आर डिस्कार्डेड इन फेवर ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशंस मेंबर कंट्रीब्यूटिंग टू द ऑल ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम। सो देखिए, सेटिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स डिस्कार्टिंग, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको डिस्कार्ड किया जाता है, उस पर इम्फेसाइज करेगा हमारा ओपन मॉडल। एंड सिक्स वन इज one's primary sense of responsibility and loyalty is to the bureaucratic sub unit to which one is assigned। देखिए, जब हमारा क्लोज सिस्टम होगा, क्लोज मॉडल होगा, उसमें क्या होगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लॉयल्टी किसके द्वारा मेजर किया जाएगा, असाइन किया जाएगा, किसी ना एक सब यूनिट को। जैसे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ये हमारा क्या करेगा, किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह को क्या करेगा, मेजर करेगा, किसमें, क्लोज मॉडल में। Whereas ओपन मॉडल में one's sense of responsibility and loyalty is to the organization as a whole। और इसमें क्या होगा, किसी भी इंडिविजुअल को कोई भी ऐसा कोई चीज मेजर नहीं करेगा, कोई भी ऐसा यूनिट। उसमें क्या होगा कि इंडिविजुअल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो यूनिट के ओवरऑल परफॉर्मेंस पे देखा जाएगा। सेवेंथ, द ऑर्गेनाइजेशन इज परसीव्ड एज अ हियरार्किकल स्ट्रक्चर। देखिए, अब हमारा क्लोज मॉडल में हमने ऑर्गेनाइजेशन को एज अ हियरार्किकल देखिए, क्योंकि वहाँ पे एक रिगिड हियरार्की स्ट्रक्चर होता है, पिरामिडिकल फॉर्म में देखते हैं हम। दैट इज स्ट्रक्चर लुक लाइक अ पिरामिड। जो हमारा क्लोज मॉडल होगा उसमें ऑर्गेनाइजेशन पिरामिड टाइप में दिखेगा, क्योंकि हम वहाँ पे हियरार्की पे जोर देते हैं। वेयर एज इन ओपन मॉडल द ऑर्गेनाइजेशन इज परसीव्ड एज अ फ्लूडिक नेटवर्क स्ट्रक्चर। दैट इज ऑर्गेनाइजेशन लुक लाइक अ अमीबा। देखिए, फ्लूडिक नेटवर्क, वहाँ पे कोई हियरार्किकल स्ट्रक्चर नहीं होगा कि वो पिरामिड टाइप का दिखे कि एक बंदा यहाँ है टॉप पे, फिर उसके सवाल नहीं। यहाँ पे जो हमारा ओपन मॉडल में होगा फ्लूडिक नेचर का होगा कि अमीबा, कोई भी एक टॉप पोजीशन पे नहीं होगा, सब लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे, टीम प्रोजेक्ट टाइप में वर्क होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अमीबा लाइक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो हमारा क्लोज मॉडल होगा पिरामिड टाइप का ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ओपन मॉडल हमारा अमीबा टाइप ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। 8, knowledge is inclusive only at the top of hierarchy, that is only the chief executive know everything। देखिए, अब हमारे जो परसेप्शन बताया गया है, फीचर्स बताया गया है, क्लोज मॉडल में जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉप पर्सन होगा, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, वो क्या करेगा, वो एवरीथिंग जानेगा, वो उसके पास नॉलेज होगा, वही सब कुछ जानेगा, ऐसा परसेप्शन है। वेयर इज इन ओपन मॉडल नॉलेज कैन बी लोकेटेड एनीवेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज एवरीबॉडी knows something relevant about the organization but no one including the chief executive know everything। मतलब ओपन मॉडल में बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी पोजीशन पे कोई भी एम्प्लॉय क्या होगा, किसी भी काम को जान सकता है, ऐसा नहीं है कि ओनली चीफ एग्जीक्यूटिव ही जानेगा। कंटिन्यू। 9 पॉइंट देखिए, इंटरेक्शन बिटवीन पीपुल इन द ऑर्गेनाइजेशन टेंड्स टू बी वर्टिकल, दैट इज वन टेक the order from above and transmit them below but not horizontal। देखिए, बेसिकली टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को बताया गया है कि क्लोज मॉडल में जो कम्युनिकेशन होगा ऑर्गेनाइजेशन में ओनली क्या होगा, टॉप से बॉटम की ओर जाएगा, वहां से एक ऑर्डर आएगा, उसके नीचे से फॉलो करता जाएगा, ऐसा नहीं, हॉरिजॉन्टल वगैरह नहीं होगा। वहीं हमारा जो इंटरेक्शन मॉडल होगा ओपन सिस्टम में, ओपन मॉडल में, वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा एज वेल वर्टिकल होगा, मतलब ऐसे किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करेगा कम्युनिकेशन। 10th, the style of interaction is directed toward obedience, command and clear superordinate subordinate relationship। और देखिए, जो हमारा क्लोज सिस्टम में क्या होगा, वहां पे जो यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ओबीडियंस, सुपर ओबीडियंस, सबऑर्डिनेट, ये सब जो रिलेशन होगा उस पर फॉलो किया जाएगा, क्योंकि हमारा हियरार्की बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा, क्लोज मॉडल। और वहीं जो हमारा ओपन मॉडल है, देखिए, द स्टाइल ऑफ interaction is directed toward the accomplishment advice rather than command and is characterized by a myth of peerage which involves even the most obvious superordinate subordinate relationship। मीन्स दैट यहाँ पे क्या होगा कि जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, एक हेल्पफुल नेचर का होगा, वहां पे कोई भी लोग किसी को कमांड नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हेल्प करेंगे ओपन मॉडल में।
11th point, loyalty and obedience to one's superior and the organization generally are emphasized sometimes at the expense of performance। देखिए यहाँ पे जो हमारा क्लोज मॉडल में होगा, जो हमारा परफॉर्मेंस और ओबीडियंस किसके बीच इंफेसाइज किया गया कि एक्सपेंस के लेके, मीन दैट रिवार्ड वगैरह पे लेके क्या किया जाएगा, इंफेसाइज किया जाएगा। वहीं हमारा ओपन मॉडल में होगा टास्क अचीवमेंट एंड एक्सीलेंस ऑफ परफॉर्मेंस इन अकम्प्लिश अ टास्क आर इंफेसाइज समटाइम्स एट द एक्सपेंस ऑफ ओबीडियंस टू वन सुपेरियर। यहाँ पे किसकी बात कही गई है, वहां पे टास्क को कंप्लीट किया गया है, ओबीडियंस को मतलब सुपेरियर कोई भी बोला है उससे ज्यादा मतलब नहीं, बट हमारे टास्क को क्या होना चाहिए, अचीवमेंट करना चाहिए, एक एक्सीलेंस परफॉर्मेंस को क्या होता है बताता है। एंड लास्ट पॉइंट, प्रेस्टीज इज इंटरनलाइज्ड, दैट इज पर्सनल स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन इज डिटरमाइंड लार्जली बाय वंस ऑफिस एंड रैंक। देखिए अब जो बताया गया कि प्रेस्टीज, एक प्रेस्टीज की बात कही है, वैल्यू की बात कही गई है कि जो हमारा क्लोज मॉडल में होगा तो उसमें क्या होगा, लोगों के जॉब, उनके पोजीशन से क्या होगा कैरेक्टराइज किया जाएगा। वेयर इज इन ओपन मॉडल प्रेस्टीज इज एक्सटर्नलाइज्ड, दैट इज पर्सनल स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन इज डिटरमाइंड लार्जली बाय वंस प्रोफेशनल एबिलिटी एंड रिपुटेशन रेदर देन बाय ऑफिस एंड रैंक। देखिए जो हमारा ओपन मॉडल में होगा उसके प्रोफेशनल जॉब को, स्किल को लेके क्या होगा, उसका प्रेस्टीज, उसका स्किल, उसका रिपुटेशन डिटरमाइन होगा। सो देखिए अब हमारा जो सिस्टम अप्रोच है और उसमें जो क्लोज मॉडल है, ओपन मॉडल है, वो टॉपिक हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या चलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में एमसीक्यू सेशन लाएंगे एंड उसके बाद हमारा यूनिट 4 स्टार्ट होगा। सो आप लोग अच्छे से वीडियो लेक्चर को देखिए और अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए, फिर क्योंकि आप लोग को जो एमसीक्यू सेशन लाएंगे तो वो रैपिड फायर टाइप का होगा, तो उसमें क्या होगा, आप लोग को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा और आप लोग को भी आंसर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या हो, वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखो, कंसेप्ट को समझो, बुक को भी पढ़ो साथ में 2 बार 3 बार, तब जाके आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। सो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल टू गेट मोर knowledge update regarding the UGC NET content. So thank you.